Assalamu alaikum students. Hopefully you are enjoying your holidays and be careful to go outside because there is a heat wave and you know that it is dangerous for all human beings. Today we will start lecture 1 about the first chapter, cellular level of organization. You know what is cell? Cell is actually building block of a living thing. You know that if the building is not made up of the set of the bricks, याद रखिएगा कि जब कभी भी आपने दीवार बनानी होती है तो आप दीवार को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ईंटें इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने सेल को देखना होता है तो वही सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को देखना होता है। याद रखिएगा कि सेल हमेशा टाइनीस्ट लिविंग थिंग है इस यूनिवर्स के अंदर। टाइनीस्ट का मतलब इसे छोटा कोई और चीज़ नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। और याद रखिएगा कि आप सेल को ये बिल्कुल ऐसे ही समझें जैसे कि दीवार के अंदर ईंटें होती हैं, इसी तरह से ये भी सेल भी इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंसानों के अंदर ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं और अब हम ये देखेंगे कि सेल हमारी लिए क्या काम करता है। सेल एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और इसको डिस्कवर करने वाला रॉबर्ट हुक था। ये वही शख्स है जिसने 1665 के अंदर यानी कि 1665 के अंदर माइक्रोस्कोप इन्वेंट की थी। जैसे ही माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई वैसे ही सेल का स्ट्रक्चर आ गया। और फिर आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं। याद रखिएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल से शुरू होंगे, फिर टिश्यू होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि बाकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सेप्ट माइक्रोबायोम्स या फिर बैक्टीरिया एंड फंजाई। Now come towards the cell. Inside the cell you can observe the different types of the organelles with the help of the electron microscope. You can see cytoplasm, nucleus, Golgi apparatus, mitochondria, etc. And inside the cell inside the cell you can also observe the different cell organelles which cannot be seen through the लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप ये लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट है दरअसल वो ये मिरर है। हम मिरर की मदद से लाइट को फोकस करेंगे और वो लाइट यहाँ पर पड़े हुए स्पेसिमन यानी कि स्टेज के ऊपर पड़े हुए स्पेसिमन में से गुजरती हुई ऑब्जेक्टिव लेंस से होती हुई आईपीस में पहुँचेगी और आईपीस के ज़रिए से आप उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। तो इस तरह इससे ये मिरर है। ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है राउंड शेप में, इसको हम स्टेज बोलते हैं। ये जो जितने भी आपको लेंस नज़र आ रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं और ये जो आपको ये बेस ट्यूब है, ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस के दरमियान जो है वो बेस ट्यूब है। और इसके बाद आपके पास ये चीज़ आपको पता चल रही होगी, ये कोरस एडजस्टमेंट नोब है। कोरस एडजस्टमेंट नोब से दरअसल आप जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको आगे ऊपर नीचे कर सकते हो। और ये फाइन एडजस्टमेंट नोब है, इसकी मदद से आप अपनी आँख की मदद के हिसाब से उस इमेज को जो कि आपको यहाँ स्टेज पर रखे हुए स्पेसिमन की नज़र आ रही है वो आईपीस में उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि ये जो कोरस एडजस्टमेंट नोब है ये क्या कहते हैं आपके स्पेसिमन को ऊपर मतलब स्पेसिमन को रखे हुए क्लियर करती है, जबकि बड़ा करके दिखाती है, जबकि ये एडजस्टमेंट स्क्रू उसको साफ़ करके दिखाती है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से ये जो स्क्रू एडजस्टमेंट नोब है इसको अपनी आँख की मदद से साफ़ करके देखना होता है कि कौन सी जगह पे आपको जो इमेज है स्पेसिमन की वो सही साफ़ नज़र आ रही है। ये हर पर्सन का डिफरेंट होता है। याद रखिएगा कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप में सिर्फ 3 या 4 स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। एक तो अगर प्लांट का सेल है तो सेल वॉल नज़र आ जाएगी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस।
इसी तरह से अगर वो एनिमल का सेल है तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस नज़र आएगा। इनके अलावा आपको इससे ज़्यादा डिटेल नहीं मिलती। और याद रखिएगा कि आपके पास ये माइक्रोस्कोप इन्वेंट करने वाला रॉबर्ट हुक था, उसी ने ही फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया और उसने लोगों को बताया कि सेल दरअसल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म का है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट ही सेल से होता है। 3 टाइप्स ऑफ द सेल organelles which are present in the plant cell as well as in the animal cell. Those are called cell wall, cell membrane, nucleus and cytoplasm. Now come towards the types of the cell. There are 2 types of the cell, prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell are those cells which do not have the specific nucleus. Their DNA or hereditary material is present inside the cytoplasm, while the eukaryotic cell are called well-defined cell. In those eukaryotic cell, well-defined nucleus is present, means membrane-bound nucleus is present. Now come towards the cellular level of organization. You know that cell cannot be seen through the naked eye. आप जानते हैं कि सेल को आप देख नहीं सकते, सिवाय इसके कि बर्ड्स के सेल आप देख सकते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच है, उसका सेल सबसे बड़ा है। बर्ड्स के सेल हमेशा बड़े होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग हो गए, दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स, इनके सेल आपको बगैर माइक्रोस्कोप के नज़र नहीं आएंगे। अब आते हैं आपके सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सबसे पहले सेलुलर लेवल के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स दरअसल डिफरेंट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हर सेल ऑर्गेनल अपना काम सरअंजाम देता है। और याद रखिएगा कि सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ कम टूवर्ड्स द Tissue, similar group of the cell perform the specific function that is called tissue. Now come towards the organ. Different tissues combine together to perform a single function. They are form the organ. Organ means you can see the esophagus, stomach, intestine, small and large intestine. Then come towards the organ system. Different organs coordinated with each other to perform an organ system. For example, digestive system, circulatory system, nervous system. This is the complex system which is only present in the animals, it is absent in the plants. Now, when the organ system coordinated with each other in a harmony, that forms the organism. Organism is more complex than the organ system. For example, when you are walking, then muscle systems coordinated with your nervous system, and when you are running, then nervous system is accelerating the respiratory system, and respiratory system accelerated the circulatory system. These all systems coordinated with each other to perform single function to the living organism. Now come towards the different kinds of the cell organelles which are present in the living organism. In the light microscope you can see only a few cell organelles present in the cell. बेटा आज हमने पढ़ा है कि सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से आप देख सकते हैं, और इसके अलावा आपने पढ़ा है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने स्टेजेस पर जाती है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि माइक्रोस्कोप से आप किस तरह से सेल को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और माइक्रोस्कोप क्या होती है, माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में आपने जाना है। याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप ही वो वाहिद इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए से आप सेल को देख सकते हैं, क्योंकि सेल हमारी आँख की पहुंच से दूर होते हैं। वो हमें आम आँख से, यानी कि ये जो हमारी आँखें हैं इनसे नज़र आने वाले नहीं हैं। जिस तरह से माइक्रोब, जरासीम होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते, इसी तरह से सेल हैं जो हमें नज़र नहीं आता, सिवाय ऑस्ट्रिच और बर्ड सेल के, क्योंकि बर्ड का जो एग होता है या ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो एक ऐसा सेल है, बल्किएस्ट सेल है, जो कि हमें आम आँख से नज़र आ जाता है।
लेकिन इसके अलावा कोई सेल हमें आँख से नज़र नहीं आएगा, हमें उसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब आपको मैंने ये भी बताया है कि सेल दो मुख्तलिफ़ टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो वाले सेल होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, यानी कि वो उनका हेरिडिटरी मटेरियल यानी डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर वैसे ही पड़ा होता है। जी बेटा, हमने दो टाइप्स सेल की पढ़ी हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके बाद हमने सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। वो क्या कहते हैं, आपको पता है कि सेल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म पर तक जाता है, जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद हमने माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया कि कौन सा पार्ट किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। थैंक यू।